हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लाइसोसोम तक हम पढ़ चुके थे। और आज हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है राइबोसोम। तो बच्चों, राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम को डिस्कवर किया था बच्चों पैलेडे ने डिस्कवर किया था, और क्लाउडे ने इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है बच्चों। और प्लांट्स के अंदर रॉबिन्सन और ब्राउन, इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। बीन रूट्स जो थे उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, ये राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होते ही हैं, फ्री कंडीशन में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाउंड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। और बच्चों, ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पार्टिकल का काम करता है। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसके लिए साइट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर। बच्चों, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक्चुअल में आरएनए और प्रोटीन है। इसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। आरएनए और प्रोटीन होता है, और राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। बच्चों, लार्जर सब यूनिट जो होता है वो डोम शेप का होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो ओवॉइड शेप का होता है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट और हेड ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे यदि हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो प्लेटफॉर्म होगा, क्लेफ्ट होगा और हेड होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और लार्जर सब यूनिट जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे लार्जर डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रोट्यूबरेंस, रिज एंड स्टॉक। तो कुछ इस तरीके से प्रोट्यूबरेंस होगा, हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और स्टॉक होगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है बच्चों, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं। इनको बाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? इनको बाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की। ठीक है बच्चों, तो यदि हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट के अंदर नॉर्मली 80S और 70S दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं, जिनके अंदर 80S राइबोसोम जो होते हैं उसकी दो सब यूनिट, जो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट है बच्चों, वो 60S और 40S होती है, यानी 40S स्मॉलर, 60S लार्जर। प्रोकैरियोट में ओनली 70S राइबोसोम होता है बच्चों, और उसके अंदर जो दो सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट 50S एंड 30S। बच्चों, यहाँ पर S जो है वो क्या है? S जो है उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। बच्चों, ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है? जब हम राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो किस रेट से वो सेंट्रीफ्यूज हो रहा है या बॉटम की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी ही यूनिट जो है उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 30 और 50S जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। जब दोनों साथ में अटैच होते हैं तो वो 70S रेट से सेडिमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि राइबोसोम क्या होता है, उसकी कौन कौन सी यूनिट है, और जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को अटैच करने के लिए जो मिनिमम Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है बच्चों, वो है 0.001 मोलर। और यदि कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम बढ़ जाए तो 10 टाइम बढ़ जाने पर क्या होता है? ये दो स्मॉलर यूनिट जो हैं, दो जो यूनिट है राइबोसोम के, वो आपस में अटैच हो जाते हैं और डायमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी हमने देखा था, स्मॉलर सब यूनिट था। स्मॉलर सब यूनिट जो उसके अंदर एक लार्ज पोर्शन जो है वो उसका बेस था, उसके अंदर क्लेफ्ट और हेड लाइक पोर्शन था। इसी तरीके से जो लार्जर सब यूनिट है उसमें बेस और प्रोट्यूबरेंस होते हैं और हेड होता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जो एक दूसरे के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब Mg की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर या उससे ज़्यादा होगी तो ये दोनों अटैच होकर के एक कंप्लीट राइबोसोम बनाएंगे। लेकिन यदि कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम बढ़ जाए, यानी 0.01 मोलर से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में डायमर बनाते हैं। और बच्चों, ये डायमर जो हैं वो जैसे 70S के दो मॉलिक्यूल जुड़ के डायमर बनाएंगे तो वो 100S होगा। ऐसे ही 80S के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे तो जो डायमर बनेगा वो 120S होगा।
ठीक है बच्चों। और ये बना हुआ है किसका, आरएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन फोल्डिंग जो है उसमें हेल्प करते हैं कौन, चैपेरोन्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से राइबोसोम। अब राइबोसोम के फॉर्मेशन की यदि हम बात करें कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो बच्चों राइबोसोम का सिंथेसिस जो होता है यूकैरियोट में, न्यूक्लियोलस में होता है। प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म में ही होगा क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बच्चों। तो ओरिजिनेट कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियोलस में। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, वो ट्रांसफर होता है फिर न्यूक्लियस के अंदर, और वहाँ पर जो न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन होता है वो क्या करते हैं, उनकी फोल्डिंग करवा के वहाँ पर और राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम की यूनिट्स जो हैं वो फॉर्म होने के बाद वापस से साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और वहाँ पर एमजी की प्रेजेंस में वो पूरा का पूरा यूनिट जो है वो, या एक राइबोसोम जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देख रहे हैं हम राइबोसोम के टाइप्स। बच्चों राइबोसोम कौन कौन से टाइप के होते हैं, राइबोसोम मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोट के अंदर मेनली कौन सा होगा, 70S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मेनली 70S, और ये राइबोसोम यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है बच्चों, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है बच्चों। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप का होता है। और यहाँ पर यदि हम इनके अंदर आरएनए और प्रोटीन का कंटेंट देखें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है बच्चों उसके अंदर 60S और आरएनए और 60% आरएनए और 40% प्रोटीन होता है, जबकि यूकैरियोट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, 60% प्रोटीन और 40% आरएनए होता है। ठीक है बच्चों। अब ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट जो है वो कौन कौन सी है, 50S एंड 30S, और यूकैरियोट में है 60S एंड 40S। ये जो 50S राइबोसोमल यूनिट है बच्चों, इसकी 2 सब यूनिट होती है, कौन कौन सी, 23S एंड 5S आरआरएनए, जबकि यूकैरियोट में 3 सब यूनिट हैं इसकी, 28S, 5S एंड 5.8S। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। और 30S राइबोसोम जो है स्मॉलर सब यूनिट है बच्चों। प्रोकैरियोट के अंदर ये 30S जो है इसका सब यूनिट 16S राइबोसोमल आरएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में इसका सब यूनिट जो है वो 18S राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट कौन कौन सी होती है वो हमने देखा। और बच्चों अब राइबोसोम का फंक्शन, राइबोसोम का फंक्शन जो है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल या सेल इंजन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब राइबोसोम के बारे में जानने के बाद में बच्चों हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर प्रोटीन के बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और बच्चों साइटोस्केलेटन जो होता है वो यूकैरियोट में ही होता है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन में 3 पार्ट जो होंगे बच्चों वो कौन कौन से होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये 3 प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल जनरली अराउंड 25 नैनोमीटर इन डायमीटर विद अ हॉलो कोर ऑफ अराउंड 15 नैनोमीटर। जैसे कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का जो हॉलो है, और यहाँ पर बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। कितने, 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। वो अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, यदि हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से कुछ अल्फ़ा और कुछ बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं और स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन जो होता है बच्चों, वो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पूरे सर्कल में कितने होंगे, 13 होंगे। और इसकी वजह से जो ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाएगी इससे, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन एक के ऊपर एक अरेंज दिखेंगे हमको, इसको बोल देते हैं हम प्रोटोफिलामेंट। तो बच्चों कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल में, 13 प्रोटोफिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे। किसके बने हुए होंगे, अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट होते हैं और उसके अंदर अल्फा और बीटा सब यूनिट होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, और इनको असेंबल करने में हेल्प करता है कौन, जीटीपी एंड कैल्शियम। बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सीलिया फ्लैजिला सेंट्रियोल बेसल बॉडी
इनमें प्रेजेंट होता है। माइटोटिक एपरेटस जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं। प्रोकैरियोट में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस की बात करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है। दे हेल्प इन स्पिंडल एंड एस्ट्रोरेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज फॉर्म द साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, help in generating the shape, rigidity and the motility of cell. Microtubule help in anaphasic movement of chromosome. Microtubule help in intracellular transportation and position of future cell plate it determines by microtubule. स्पिंडल फाइबर के हेल्प से ये पता इनके ये डिसाइड होता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखा हमने किसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों माइक्रोफिलामेंट के बारह में। बच्चों जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं इनका साइज यदि हम बात करें तो इनका डायमीटर जो है वो अराउंड 9 माइक्रोमीटर जो है 9 नैनोमीटर जो होता है उसके आसपास में होता है। ठीक है बच्चों, तो 9 नैनोमीटर के आसपास में इसका डायमीटर होगा। एंड द माइक्रोफिलामेंट्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, एज हमने पहले डिस्कस कर लिया बच्चों ये बात। और ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड लाइक होते हैं और इंडेफिनिट लेंथ। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन बट हैव फिलामेंटस प्रोटीन मायोसिन ऑल्सो। तो बच्चों इस टाइप से वो बनता है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये जी एक्टिन है तो बहुत सारे जी एक्टिन जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से पॉलीमर बना देते हैं। और ये जो जी एक्टिन जो आपस में जुड़ गए इन सबको कंबाइंडली अब हम क्या बोल देते हैं बच्चों, एफ एक्टिन। तो इस तरीके से जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बना देते हैं, माइक्रोफिलामेंट बना देते हैं। और ये माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर 6 to 9 नैनोमीटर सॉरी। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फंक्शंस बच्चों, फंक्शन क्या होता है इसका, द माइक्रोफिलामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम होता है सेल का उसमें, जैसा कि हम देख रहे हैं एक्टिन का बना हुआ है, एक्टिन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट करेगा और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और अमीबॉइड हेल्प जो है एमीबॉइड मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करता है, सीडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है और क्लीवेज फॉर्मेशन फरो फॉर्मेशन इनके अंदर हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोफिलामेंट के बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका साइज जो होता है बच्चों वो 11 to 12 नैनोमीटर जो है वो होता है। और ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हॉलो फिलामेंटस एसिडिक प्रोटीन होते हैं। बच्चों ये एसिडिक होते हैं, यानी बहुत सारे प्रोटीन के जो प्राइमरी प्रोटीन जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके इंटरमीडिएट फिलामेंट बना देते हैं, जो कि एक हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। और ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बनाते हैं स्केफोल्ड, डीएनए स्केफोल्ड जो है, डीएनए में नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन जो होते हैं वो कंडेंसिंग में जो हेल्प करते हैं डीएनए के कंडेंसेशन में, वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो क्रोमेटिन में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अराउंड जो बास्केट फॉर्मेशन जो है वो ये करते हैं, इसको हम न्यूक्लियर लेमिन भी बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर लेमिन। और इसके अलावा बच्चों जो केराटिन होता है, केराटिन भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है होता है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होंगे वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे या डीएनए स्कैफोल्ड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और मेन जो इनके अंदर डायमेंशन में डिफरेंस था वो क्या था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो 25 नैनोमीटर के आसपास होंगे, माइक्रोफिलामेंट जो है वो 6 to 9 नैनोमीटर के आसपास होंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो 11 to 12 नैनोमीटर के आसपास में इनका डायमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा किसके बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट बच्चों हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देख रहे हैं, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है बच्चों अगेन ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन की कवरिंग जो है वो एब्सेंट होती है। बच्चों सेल में जो सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रोसोम एक्चुअल में सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रोसोम क्या होता है, जैसे हम न्यूक्लियस के पास नॉर्मली देखते हैं कि दो इस तरीके से स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो अरेंज होते हैं और इनके आसपास भी क्लियर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम काइनोप्लाज्म बोल देते हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था किसने, बेंडेन और बोवेरी ने, डिस्कवर्ड बाय बेंडेन एंड नेम वाज गिवन बाय बोवेरी। ठीक है बच्चों, सेंट्रोसोम जो है वो हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं बट लोअर प्लांट में जिनके पास फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं और इसके आसपास जो लिक्विड है जो जहाँ पर कोई भी दूसरा ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम बोल देते हैं बच्चों काइनोप्लाज्म। और इसको हम सेंट्रोस्फीयर भी बोल देते हैं, सेंट्रोस्फीयर। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर दो क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल।
तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेंट्रियोल का होता है। ठीक है बच्चों, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मास, जिसको हम सैटेलाइट भी बोलते हैं बच्चों, एंड इट एग्जिबिट कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। बेसल बॉडी और सेंट्रियोल जो है वो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं बच्चों। बेसल बॉडी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रियोल, तो इसीलिए हम बोलते हैं कई बार कि सेंट्रियोल जो होता है वो फ्लैजिला बनवाने में भी हेल्प करता है, या इस सेंट्रियोल से फ्लैजिला जो है वो डेवलप होते हैं। सेंट्रियोल जो होता है बच्चों, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो कौन सी होती है? 9+0 अरेंजमेंट होती है। इसका मतलब क्या है? पेरीफेरी पे 9 ट्रिपलेट होते हैं और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, बस एक हब होता है, इसको हम सेंट्रल हब बोलते हैं, प्रोटीनेशियस हब। और बच्चों सेंट्रियोल के अंदर डीएनए भी डिस्कवर हो चुका है, यानी इसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए और जो सेंट्रियोल होता है बच्चों, उसका भी डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर डिटेल में। तो बच्चों कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो सेंटर में है सेंट्रल प्रोटीन, इसको हम क्या बोल देते हैं? हब। ये है सेंट्रल हब, और इस सेंट्रल हब से क्या होते हैं? ये रेडियल स्पोक्स जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, और पेरीफेरी पे आप देख रहे हैं क्या? माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ABC माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है बच्चों। इन माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के स्ट्रक्चर को यदि हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो क्या होता है, जैसे एक माइक्रोट्यूब्यूल है वो कुछ इस तरीके से। तो माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी होगी जैसे अभी हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ते टाइम अभी पढ़ा है, जहाँ पर ऑल्टरनेटिवली क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसका नंबर कितना होगा बच्चों? 13। प्रोटोफिलामेंट कितने होंगे? 13। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो होता है किसका? एक माइक्रोट्यूब्यूल का। यहाँ पर कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट है। और बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो और भी ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये सी जैसा होगा, और ये भी कुछ इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पर ये ए हो गया, बी और सी, 3 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। लेकिन जब ये इससे फ्यूज़ होता है तो 3 तो कॉमन शेयर हो जाते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट जो होगा बच्चों वो कितना होगा? वो 10 होगा। यानी ए वाला जो रिंग है उसमें तो प्रोटोफिलामेंट का नंबर 13 है, बी के अंदर 10 और सी के अंदर भी 10 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि एक ट्रिपलेट जो है उसके अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट होगा टोटल? 13 + 10 + 10, इसका मतलब 33। और ऐसे 9 ट्रिपलेट जो हैं वो अरेंज होते हैं। यहाँ पर जो सी माइक्रोट्यूब्यूल है वो ए से अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं हम AC लिंकर। तो बच्चों AC लिंकर जो होगा उसके हेल्प से सी और ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपस में लिंक होते हैं। और ये जो रेडियल स्पोक दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ थिकनिंग होती है जिनको हम एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक थिकनिंग, ये थिकनिंग है एक्स थिकनिंग, और ये जो दूसरी थिकनिंग है यहाँ पर ये है वाई थिकनिंग। तो इस तरीके से एक्स और वाई थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर आप अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिख रहा है। बच्चों सेंट्रियोल जो होता है इसके चारों तरफ क्या होते हैं? कुछ अमोर्फस पार्टिकल होते हैं जिनको हम मेस्यूली और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर देखा हमने किसका? सेंट्रियोल का। ये एक सेंट्रियोल है, और ऐसे 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है। क्रॉस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो बच्चों सेंटर में 0, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, पेरीफेरी पे 9 है ट्रिपलेट की फॉर्म में, इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बच्चों सेंट्रियोल का फंक्शन। सेंट्रियोल जो है दे पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब भी सेल डिवीजन होता है बच्चों उस टाइम पे आपको पता है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो पोल्स पे चले जाते हैं, और इनसे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, या यहाँ से इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। ये उसको पॉलीमराइज करवाने का काम करता है, और इनसे ही क्या जुड़े होते हैं? इनसे जुड़े होते हैं क्रोमोसोम्स। तो बच्चों इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है कौन? सेंट्रियोल। यानी सेंट्रियोल जो है वो एस्ट्रल रेज बनाने का काम करेगा और स्पिंडल फाइबर को अटैच करवाएगा। सेंट्रियोल हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेसल बॉडी जैसी है। तो बच्चों बेसल बॉडी जो है वही सीलिया फ्लैजिला बनाने का काम करती है। व्हेन सेंट्रियोल मूव्स टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल द फंक्शन ऑफ काइनेटोसोम और बेसल बॉडी। ठीक है बच्चों, यही सेंट्रियोल जो है वो क्या हुआ? पेरिफेरी पे चली गई और वहाँ से उसने बेसल बॉडी बना दिया और सीलिया फ्लैजिला को अराइज करती है।
दे डिटरमाइन द पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बच्चों सेल डिवीजन के टाइम पे जैसा कि अभी देख रहे हैं हम कि सपोज ये कोई सेल है जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेंट्रियोल की अरेंजमेंट सपोज इस तरफ से ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल प्लेट या फरो फॉर्मेशन होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा, यानी सेल डिवीजन का प्लेन जो है वो इस तरीके से डिसाइड हो जाता है। सेंट्रियोल के बाद में बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं हम सीलिया फ्लैजिला। तो बच्चों सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला जो होते हैं वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, सेल का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर पार्ट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेसल बॉडी होता है जिसको हम काइनेटोसोम बोलते हैं, रूटलेट और राइजोप्लास्ट होता है, और शाफ्ट या सीलियरी पार्ट जो है वो होता है। तो बच्चों देखते हैं कैसे, जैसे मान लो सपोज ये कोई सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर होगी कैसी कि पेरीफेरी पे ट्रिपलेट होगा, सेंटर में 0, और यहाँ से स्ट्रक्चर निकले होंगे क्या? रूटलेट्स। कुछ इस तरीके से रूटलेट्स जो है वो डेवलप होते हैं प्रोटीन की, और फिर यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो 2 पेरीफेरी वाले बाहर कुछ इस तरीके से, और यहाँ बेसल प्लेट से 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो और भी अराइज होते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो एनक्लोज होता है किसके अंदर? दिस इज एनक्लोज्ड विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग यहाँ पर होगी कुछ इस तरीके से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सोनिम। एक्सोनिम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कौन से? पेरीफेरी पे 9 डबलेट होते हैं और सेंटर में 2 होता है, तो 9+2 अरेंजमेंट। कहाँ पे? यहाँ पे। ये क्या है बच्चों? ये है शाफ्ट, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है बच्चों ये है बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी, और ये वाला स्ट्रक्चर जो बच्चों ये होता है रूटलेट। तो ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं किसके अंदर? सीलिया या फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले काइनेटोसोम। काइनेटोसोम क्या है? काइनेटोसोम को हम बेसल ग्रेन्यूल या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं, या फिर बेसल बॉडी भी बोल देते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल किसके जैसे होता है? सेंट्रियोल के जैसे होता है। 9+0 अरेंजमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। कौन सी अरेंजमेंट होगी? 9+0। इसका मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी? माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल वैसी ही होगी, पेरिफेरल पे ट्रिपलेट और सेंटर में डबलेट। ABC पेरिफेरल ट्रिपलेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में सेंट्रल हब होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो किसकी होगी? वो बेसल बॉडी या काइनेटोसोम जो है उसकी होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों हम, वो है रूटलेट राइजोप्लास्ट। तो बच्चों रूटलेट या राइजोप्लास्ट क्या होता है? ये हमने देखा कि जो कॉनिकल शेप प्रोटीन के बंडल हैं जो डीप साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं उनको हम रूटलेट बोलते हैं, और इनके ऊपर एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है बच्चों। और जो थर्ड पार्ट है वो शाफ्ट और सीलियरी पार्ट। बच्चों यहाँ पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये शाफ्ट या सीलियरी पार्ट जो है उसी का डायग्राम है। इट इज़ प्रोजेक्टिंग हेयर लाइक पार्ट ऑफ द सीलियरी अपरेटस और कंपोज्ड ऑफ 11 माइक्रोट्यूब्यूल। 9 तो डबलेट की फॉर्म में होते हैं, ये आप देख रहे हैं पेरिफेरल डबलेट, और 2 सेंटर में होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक सेंट्रल शीथ के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट हैं, फिर इससे भी रेडियल स्पोक जो है वो निकले हुए हैं, और इससे अटैच्ड है क्या? माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे एक A है, इसमें 13 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, B में 10 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, और बच्चों इनसे निकलते हैं क्या? इनसे निकलते हैं आर्म, जिसको हम बोलते हैं डाइनिन आर्म। तो बच्चों ये डाइनिन आर्म जो है इसका काम क्या होता है? ये डाइनिन आर्म जो है वो मायोसिन लाइक एक्टिविटी शो करता है, यानी जैसे मायोसिन मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है वैसे ये डाइनिन जो होते हैं वो अटैच हो सकते हैं किससे? नेक्स्ट जो माइक्रोट्यूब्यूल है, और कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है? सीलिया की मूवमेंट जो है वो होती है, फ्लैजिला की मूवमेंट होती है। सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर सेम होती है। और बच्चों ये जो बाहर लेयर दिख रही है वो क्या है? फ्लैजिलर शीथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने कवर किया हुआ है इसको। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसको हम बोलते हैं एक्सोनिम, और
एक्सोनीम के ऊपर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि सेंट्रल सिंगलेट होगा 2, पेरीफेरी पे 9 डबलेट होंगे, रेडियल स्पोक से अटैच होंगे, ए जो है उससे मायोसिन लाइक डाइनिन आर्म्स अटैच होंगे, डाइनिन आर्म्स जो है वो इसके साथ में अटैच होकर के कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, जो ए बी लिंकर है उससे अटैच होते हैं और कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, तो इसकी वजह से सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फ्लैजिला जो है वो 2 टाइप का होता है, विप्लैश और टिंसल। 2 टाइप का फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है। विप्लैश जो होता है उसके ऊपर ये स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो टिंसल होता है उसके ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विप्लैश या स्मूथ, टिंसल या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट, टिंसल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिमर्स। अब सीलिया फ्लैजिला जो है उनमें क्या डिफरेंस है। सीलिया जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होंगे 5 to 10 mm के आसपास, और फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं बच्चों। सीलिया एक ही सेल में बहुत सारे होते हैं, वेरी लार्ज इन नंबर, फ्यू इन नंबर फ्लैजिला। सीलिया के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, यानी पेंडुलम लाइक मूवमेंट करते हैं सारे के सारे सीलिया जो है। जैसे हम बात करें कि यदि जो बोट, लॉन्ग बोट वाली जो रेस होती है उसमें जैसे सारे पेडल्स जो होते हैं वो और जो होते हैं वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसी तरीके से सीलिया जो होते हैं वो भी एक साथ एक ही डायरेक्शन में यानी कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करते हैं। जबकि फ्लैजिला की मूवमेंट जो होती है बच्चों वो इंडिपेंडेंटली होती है, वो वेव लाइक मूवमेंट या अंडुलेटिंग मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड फीडिंग एंड सेंसेशन। फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है और सेंसेशन में भी हेल्प कर सकता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है सीलिया फ्लैजिला जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों। और बच्चों इनके फंक्शंस जो हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, दोनों फीडिंग में, सर्कुलेशन में, इन सब में भी हेल्प करते हैं। और सीलिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको, जो म्यूकस वगैरह होता है उनको बाहर निकालने का भी काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगा सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं। सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट उनमें से जो है वो है पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। तो बच्चों इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। इनका साइज़ बहुत ही छोटा 0.3 to 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है। बच्चों पेरोक्सिसोम्स जो है इसको हम यूरिकोसोम्स भी बोलते हैं। पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था रोडिन एंड टॉलबर्ट ने। बच्चों ये एनिमल, प्लांट दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो ऑक्सीडेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेट ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटेलेज। तो ये सब एंजाइम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके कैटेलेज इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम, कार्बनिक एनहाइड्रेज के बाद में सेकंड जो सबसे क्विकली मैक्सिमम टर्नओवर वाला जो एंजाइम है वो कैटेलेज होता है बच्चों, सेकंड मैक्सिमम। एंड पेरोक्सिसोम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बच्चों फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। एंड दे अकर्स इन ग्रीन टिश्यूज कंसर्न विद द फोटो रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलेट पाथवे। बच्चों ये हम फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर पेरोक्सिसोम्स जो है उनका फोटो रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फीरोसोम। अगेन स्फीरोसोम की यदि हम बात करें बच्चों, तो स्फीरोसोम जो होते हैं वो इनको डिस्कवर किया था हैंस्टिन ने, और पर्नर जो है उन्होंने स्फीरोसोम नाम दिया था। और स्फीरोसोम जो होते हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, प्लांट्स के अंदर। एंड दे आर द मेजर साइट ऑफ लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस। और बच्चों ये जो इनके अलावा और लिपिड लाइक सब्सटेंस लाइक क्यूटिन, सुबेरिन जो होते हैं वो भी इनमें सिंथेसाइज होते हैं। और बच्चों स्फीरोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसको हम हाफ यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, कि हाफ यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो स्फीरोसोम जो है वो हाफ यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज देखते हैं हम ग्लाइऑक्सिसोम। बच्चों ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो बीवर ने डिस्कवर किया था ऑयल यील्डिंग सीड में। बच्चों ये ईस्ट में और गार्ड सेल में इनमें प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ग्लाइऑक्सिसोम के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लाइऑक्सिसोम अकर्स ओनली इन प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली जो जर्मिनेटिंग सीड्स, फैटी सीड्स, कैस्टर और गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, अनराइपन्ड फ्रूट्स, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये कौन सी प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइऑक्जेलिक साइकिल। बच्चों ध्यान रखना, ग्लाइकोलेट साइकिल
पेरोक्सिसोम में होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम में होता है, और ये क्या करते हैं, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने मेन जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे वो पढ़ लिए और साइटोस्केलेटन पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं सेल इंक्लूजन में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर वैक्यूल। वैक्यूल जो है बच्चों उसको स्प्लान जाने ने डिस्कवर किया था। वैक्यूल जो होते हैं वो नॉर्मली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, या एनिमल सेल में बहुत स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल जो है वो बन सकते हैं। बच्चों वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट भी लाइक एनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। बच्चों वैक्यूल के अंदर होता क्या है, जैसे हम जैसे हम एनिमल की बात करते हैं तो उनमें तो वेस्ट मटेरियल जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में चला जाता है और फिल्टर होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या करते हैं, प्लांट सेल जो है उनके अंदर जो भी सब्सटेंस एक्सेस में होता है या वेस्ट बनता है उन सबको वो क्या करते हैं, एक कंपार्टमेंट बना के वहाँ पे स्टोर करते हैं। वही कंपार्टमेंट क्या है, वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर जो है वो नॉन लिविंग फ्लूइड होता है, उसको हम सैप भी बोलते हैं या सेल सैप जो है वो भी बोलते हैं। और सेल सैप में क्या क्या होगा बच्चों, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, वेस्ट मटेरियल, मेटाबोलाइट्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। सम सेल सैप हैव कंटेन वाटर सॉल्युबल, इनके अंदर कुछ में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, बीटा साइनिन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। बच्चों वैक्यूल का फंक्शन क्या हुआ, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे और साइटोस्केलेटन थे उनके बारे में। और अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।